हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने अपने चैनल इग्नू लर्नर के माध्यम से एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं आप सभी के सामने। और जो प्रश्न अभी आपके सामने बताऊंगा एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ऐसा इसलिए क्योंकि अब तक जितने भी प्रीवियस ईयर में इस सब्जेक्ट की परीक्षाएँ हुई हैं उन सभी परीक्षाओं में जो है यह प्रश्न आ चुका है। और इस बार भी एग्ज़ाम में इस प्रश्न के आने की संभावनाएँ काफ़ी ज़्यादा है। सो आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले एक दफ़ा इस प्रश्न का आंसर आप ज़रूर पढ़ के जाइए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपके सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो सबसे पहले आपको प्रोवाइड की जाती है। और साथ ही साथ जो क्वेश्चन आंसर का जो PDF होता है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलता है। तो बेहतर ये होगा कि आप इस चैनल से जुड़े, क्योंकि इन फ्यूचर जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं और प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ओके, तो जो प्रश्न अभी आपको बताऊंगा यह प्रश्न एग्जाम में दो तरीके से पूछा जा सकता है। पहला प्रश्न ऐसे आ सकता है कि द्विवेदी युगीन साहित्य की विशेषताओं का विस्तृत वर्णन कीजिए। और दूसरा आ सकता है कि द्विवेदी युगीन काव्य प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए। तो जैसे भी करके पूछे एग्ज़ाम में हमें जो अभी आंसर बताऊंगा वही आपको एग्ज़ाम में लिख करके आना है। ओके, तो सबसे पहले आपको आंसर स्टार्ट करने से पहले लिखना है कि द्विवेदी युग के साहित्य की विशेषताएं निम्नलिखित है, जिसका आकलन हम निम्नलिखित संदर्भ में कर सकते हैं, जो इस प्रकार है। अब हम क्या करेंगे, इनकी इस युग की विशेषताओं को हम पॉइंट वाइज लिखेंगे, क्योंकि अगर आप पॉइंट वाइज आप लिखते हैं तब जा करके एग्जामिनर जो है आपको अच्छा मार्क्स देता है। तो सबसे पहला पॉइंट के अंतर्गत हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे देश के प्रति भक्ति की भावना। ओके, तो इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि देश के प्रति भक्ति की भावना जो है द्विवेदी युगीन साहित्य की सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक है, क्योंकि इस काल के जितने भी कवि हुए थे उन सभी कवियों ने अपने रचनाओं के माध्यम से संसार के लोगों के हृदय और मन में देश के प्रति प्रेम की भावना को जगाने का प्रयास किया। और इसमें उनको काफ़ी सफलता भी मिली। यानी कि इस काल के कवियों ने देश के प्रति भक्ति की भावना को जो है संसारिक लोगों के मन और हृदय में प्रसार करने का प्रयास किया। समझ गए। अगला है अंधविश्वास और रूढ़ियों का विरोध। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि अंधविश्वास और रूढ़ियों का विरोध भी द्विवेदी युग के साहित्य की सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक है। इस काल के कवियों ने समाज में फैली हुई पुराने रीति रिवाज, नियम, परंपराएं और समाज में व्याप्त जो अंधविश्वास जैसी चीज़ जो थी उन्होंने अपने रचनाओं के माध्यम से इन सारे चीज़ों को जो है दूर करने का प्रयास किया। अतः हम कह सकते हैं कि अंधविश्वास और रूढ़ियों का विरोध भी द्विवेदी युगीन साहित्य का प्रमुख विशेषताओं में से एक है। अगला है मानव के प्रति प्रेम की भावना। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि मानव के प्रति प्रेम की भावना भी द्विवेदी युगीन साहित्य की प्रमुख विशेषताओं में से एक है, क्योंकि इस काल के जितने भी कवि थे उनका मानना था कि हर एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से प्रेम और स्नेह करना चाहिए, क्योंकि यही मनुष्य दूसरे मनुष्य के कार्यों में सहयोग करते हैं। इसलिए सभी मनुष्यों में मनुष्यता का भाव होना चाहिए, मानवता का भाव होना चाहिए, दूसरे के दुख में दुखी और दूसरे के प्रति सहानुभूति का भाव होना चाहिए। यही सच्चा जो है मानव का प्रेम है। ओके, तो मानव के प्रति प्रेम की भावना जैसी भावना जो है वह द्विवेदी युग के साहित्य का विशेषताओं में से प्रमुख है। अगला है अतीत के गौरव का गान। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि अतीत के गौरव का गान द्विवेदी युगीन साहित्य की विशेषताओं में से एक है, क्योंकि इस काल के कवियों ने अपने रचनाओं के माध्यम से अपने अतीत के संस्कृति और गौरव का गान अपने रचनाओं के माध्यम से किया है। अगला है प्रकृति चित्रण। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको बस इतना लिखना है कि प्रकृति चित्रण भी द्विवेदी युगीन साहित्य की प्रमुख विशेषताओं में से एक है, क्योंकि इस काल के कवियों ने अपने जीवन काल में जितनी भी रचनाएं की, अगर हम उनकी रचनाओं को पढ़ें तो मालूम चलता है कि उन्होंने अपने रचनाओं में प्रकृति का चित्रण बहुत ही सुंदर और आकर्षक ढंग से किया है। उन्होंने प्राकृतिक उपादानों का इस कदर वर्णन करते हैं जैसा मानव प्रतीत होता है। अगला है काव्य में खड़ी बोली का प्रयोग। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि इस काल के जितने भी कवि थे उन सभी कवियों ने अपनी रचनाओं में जिस भाषा का प्रयोग किया वह भाषा खड़ी बोली थी। और यह बोली कोई साधारण खड़ी बोली नहीं थी, बल्कि इस काल के साहित्य में शुद्ध खड़ी बोली का प्रयोग किया जाता था। यानी कि द्विवेदी युग में जितने भी कवि थे उन सभी कवियों ने
जिस भाषा को चुना अपने काव्यों की रचना करने के लिए वह भाषा कौन सी था? शुद्ध खड़ी बोली। खड़ी बोली नहीं, शुद्ध खड़ी बोली। समझ गए? अगला हेडिंग है छंद का प्रयोग। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि द्विवेदी युगीन साहित्य को अगर हम ध्यान से पढ़ें तो यह मालूम चलता है कि इस काल के कवियों ने अपने रचनाओं में छंद का प्रयोग किया और छंद के रूप में उनके काव्यों में दोहा और चौपाई जैसे काव्य के रूप मिलते हैं। अगला हेडिंग है सामाजिक समस्याओं का चित्रण। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि इस काल की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इस काल के कवियों ने अपनी रचनाओं में विभिन्न प्रकार के सामाजिक समस्याओं का चित्रण किया। इन सामाजिक समस्याओं के रूप में दहेज प्रथा, बाल विवाह, छुआछूत की भावनाएं आदि सामाजिक समस्याओं को अपने काव्य का विषय बनाया और अपने काव्यों की रचना उन्होंने की। तो सामाजिक समस्याओं का चित्रण भी द्विवेदी युगीन साहित्य की प्रमुख विशेषताओं में से एक माना जाता है। ओके, अगला हेडिंग है नीतिवाद और आदर्शवाद। हेडिंग क्या देंगे? नीतिवाद और आदर्शवाद। एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको डिस्टर्ब करना चाहूँगा, मैं बार बार क्या दे रहा हूँ कि इस तरह के प्रश्न को एग्ज़ाम में हेडिंग वाइज ही लिखिएगा। अगर आप हेडिंग वाइज नहीं लिखेंगे तो एग्ज़ामिनर जो है आपको फुल मार्क्स नहीं देने वाला है, क्योंकि इस तरह के प्रश्नों को लिखने का एक तरीका होता है, एक मैनर होता है, एक अलग प्रोसेस होता है। तो प्रोसेस वाइज लिखिए, तरीके वाइज लिखिए, ओके, तभी एग्जामिनर आपको अच्छा नंबर देगा। तो हेडिंग वाइज ही आपको लिख करके आना है, जैसा कि मैं आपको PDF के तौर में बताता हूँ। तो हेडिंग होगा नीतिवाद और आदर्शवाद। द्विवेदी युग की इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि द्विवेदी युग की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इस युग में जितने भी कवि हुए थे उन सभी कवियों ने अपनी रचनाओं में नीतिवाद और आदर्शवाद को केंद्र में रख करके अपनी रचनाएं की। यानी कि नीतिवाद और आदर्शवाद जो है वह द्विवेदी युगीन साहित्य की प्रमुख विशेषताओं में से एक माना जाता है। ओके, तो हेडिंग क्या होगा? नीतिवाद और आदर्शवाद। अगला हेडिंग है दहेज प्रथा और छुआछूत की भावना। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि द्विवेदी युग के साहित्य की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इस काल के कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में फैले हुए दहेज प्रथा का विरोध किया और साथ ही साथ जो समाज में छुआछूत की भावनाएं प्रचलित थी उन्होंने अपने काव्यों के माध्यम से, अपने रचनाओं के माध्यम से समाज से दूर उखाड़ फेंकने का प्रयास किया और उन सभी कवियों को जो है इसमें काफ़ी सफलता भी मिली है। तो कहीं ना कहीं दहेज प्रथा और छुआछूत की भावनाएं भी द्विवेदी युगीन साहित्य की सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक मानी जाती है। अब हम कुछ प्रमुख कवि पढ़ लेते हैं जो कि द्विवेदी युगीन साहित्य के हैं। वे हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा है माखनलाल चतुर्वेदी और अगला है राम नरेश त्रिपाठी। इनके अतिरिक्त बहुत सारे कवि हुए द्विवेदी युग में, तो उनका मैं जिक्र यहाँ पे नहीं किया हूँ। तो आप जो है बस जैसे यहाँ पे मैंने 3 मेंशन किए हैं कवियों का, तो एग्ज़ाम में आपको भी 3 मेंशन करना है, क्योंकि ऐसे अगर आप लिख करके आते हैं तो एग्ज़ामिनर जो है आपको अच्छा नंबर देगा। बार बार मैं ये कह दे रहा हूँ। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर वीडियो को अंत करने से पहले आपको बता दूं कि मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, तो आप इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि जैसे ही आप टेलीग्राम चैनल पाएंगे आपको इसके रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियो जो है मिल जाएंगे। और साथ ही साथ मैंने इस सब्जेक्ट का अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है, उस प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो उपलब्ध हैं। सारे के सारे वीडियो आप देख के जाइए एग्ज़ाम में। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि एग्ज़ाम में जो है जो प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में होंगे सभी के सभी वहीं से आएंगे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर एग्जाम एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।